एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये हम हमेशा सुनते हैं और इसकी बहुत सी मिसालें भी हैं। आज की भी स्टोरी एक माँ की है जो इतना सब होने के बाद भी अपने बच्चे के लिए नई शुरुआत करती, दुनिया से लड़ते हुए उसे अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश करती है। सीरीज की शुरुआत यंग नामी लेडी से होती है जो कि खाद सप्लाई करने वाली कंपनी में काम करती है। यंग एक बहुत ही अच्छी और नर्म दिल इंसान है, इसी वजह से उसे हर वक्त अपने बॉस से डांट पड़ती रहती है क्योंकि लोग यंग से खाद लेकर उसे पैसे देने के बजाय खाने पीने की चीजें दे जाते हैं और यंग को उन्हें इनकार करना भी अच्छा नहीं लगता। वो एक छोटे से टाउन में रहती है जहाँ का एक पिग फार्म हाउस का ओनर हाइसिक यंग को पिग देकर प्रपोज करता है क्योंकि उन दोनों को पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग और हाइसिक की शादी को कुछ वक्त गुजर गया है और अब यंग जल्द ही माँ बनने वाली है। वो दोनों मिलकर अब पिग फार्म हाउस चलाते हैं। एक दिन स्विच बोर्ड की खराबी की वजह से हाइसिक अपने दोस्त सैंग को बुलाता है जो अपनी तरफ से तो सब ठीक कर जाता है। वहीं हम देखते हैं कि हाइसिक और यंग की जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही होती है, मानो जैसे तूफान से पहले की खामोशी। एक दिन टाउन का मेयर आकर यंग और हाइसिक को मैराथन का बताता है जो इस साल उनके टाउन के आगे से गुजरेगी। ये सुनकर यंग बहुत पुरजोश हो जाती है और सब टाउन वालों के लिए बैनर्स बनाने का सोचती है जिससे वो कोरियंस को चीयर करेंगे। एक रोज चेयरमैन सॉन्ग के कुछ आदमी आकर हाइसिक को फार्म हाउस खाली करने का कहते हैं क्योंकि ये फार्म हाउस जब टीवी पर नजर आएगा तो कोरिया की बहुत बदनामी होगी और वो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। हाइसिक ये मानने से इनकार कर देता है जो सुनकर चेयरमैन सॉन्ग गाड़ी से उतरकर आ जाते हैं और टिपिकल विलेन की तरह पैसे का लालच देते हुए हाइसिक को फार्म हाउस तोड़ने की अलग अलग ऑफर देने लगते हैं, मगर हाइसिक भी टिपिकल ढीठ हीरो की तरह साफ इनकार करता उन्हें वहाँ से निकाल देता है। रात को चेयरमैन सॉन्ग और उसके आदमी आकर हाइसिक का फार्म हाउस जला कर चले जाते हैं जो देख हाइसिक और यंग बहुत रोते हैं। वो लोग प्रोसिक्यूटर यानी वकील ओ की मदद से चेयरमैन सॉन्ग के खिलाफ केस करते हैं। ओ जज को आधी जली हुई सिगरेट दिखाता है जो उसी ब्रांड की है जो चेयरमैन सॉन्ग पीता है और वो मौका वारदात से मिली है, जिस पर चेयरमैन ओ बात कवर करते हुए कहता है कि वो टाउन में उस दिन जिस से मिला उसने उन सबको ये दी थी। इसके बाद डिफेंस लॉयर सैंग को गवाही देने बुलाता है जो कोर्ट में झूठ बोलता है कि हाइसिक के फार्म हाउस का शॉर्ट सर्किट हुआ था और अभी कुछ दिनों पहले ही वो हाइसिक को स्विच बोर्ड्स बदलने का मशवरा दे रहा था, पर हाइसिक ने इनकार कर दिया था। इस बात पर हाइसिक गुस्से में आए सैंग को झूठ बोलने से मना करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता और कोर्ट चेयरमैन ओ को बाइज्जत बरी कर देती है। हाइसिक जब सैंग से झूठ बोलने की वजह पूछता है तो वो कहता है कि चेयरमैन ओ ने उसे धमकी दी है कि अगर वो ऐसा ना करेगा तो उसके घर वाले जिंदा नहीं रहेंगे, जो हाइसिक रिकॉर्ड कर लेता है। हाइसिक चेयरमैन ओ के खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठे करके प्रोसिक्यूटर ओ के पास जाता है और उसे रिकॉर्डिंग समेत तमाम सबूत देता है और कुछ पैसे भी जो वो अपने आने वाले बच्चे के लिए जमा कर रहा था। प्रोसिक्यूटर ओ हाइसिक के जाने के बाद किसी को फोन करके कहता है हालात अब बिगड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हाइसिक को चेयरमैन ओ के बंदे किडनैप कर लेते हैं और फांसी पर लटकाकर मार देते हैं और पास ही सुसाइड नोट छोड़ देते हैं ताकि उसकी मौत आत्महत्या लगे और कुछ नहीं, और प्रोसिक्यूटर ओ की गाड़ी में पैसों का बैग रख जाते हैं। हाइसिक की मौत की खबर सुनकर यंग की तो हंसती बसती जिंदगी उजड़ जाती है। पोस्टमार्टम की तस्वीरें देखकर यंग को एहसास हो जाता है कि हाइसिक ने आत्महत्या नहीं की। वो दोबारा से प्रोसिक्यूटर ओ के पास जाती है और उसे केस रीओपन करने की विनती करती है, मगर वो ये कहकर इनकार कर देता है कि ये सबूत काफी नहीं है और हाइसिक के छोड़े हुए पैसे यंग को वापस करता है, जो देख यंग बहुत रोती है। यंग अब एक नई शुरुआत करने के लिए दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाती है जहाँ वो दोबारा से पिग्स का फार्म खोलती है, जो देख वहाँ के लोग उसे मना करने आते हैं, मगर फार्म हाउस की ओनर को औरत और प्रेग्नेंट देख वो हैरान हो जाते हैं। यंग उन्हें फार्म हाउस बंद करने से मना कर देती है, जिस पर वहाँ सबकी लड़ाई शुरू हो जाती है और यंग लेबर में चली जाती है, जिसके बाद सब मिलकर उसकी डिलीवरी करते हैं। यंग अपने बेटे का नाम कैंग हो रखती है जो हाइसिक ने सोचा हुआ था। उसी दौरान उधर एक और टाउन लेडी भी लेबर में चली जाती है और उनकी बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो मीजू रखती है। मीजू और कैंग हो अब स्कूल जाने लग जाते हैं जहाँ सैम सिक उन्हीं के टाउन का लड़का कैंग हो को बुली करता है क्योंकि उसे मीजू की दोस्ती कैंग हो से बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर मीजू कैंग हो से बहुत प्यार करती होती
होती है, इसीलिए वो हर दफा कैंग हो के लिए स्टैंड लेती है। देखते देखते ही वो लोग अब टीनेज में चले जाते हैं। कैंग हो 24 घंटे पढ़ता रहता है और ब्रेक टाइम में स्कूल के स्टोर रूम में जाकर पढ़ता है। जो देख सैमसेक बाहर से कुंडी लगा देता है, मगर उसे मालूम नहीं होता अंदर मीजू कैंग हो के लिए सुशी लाई होती है उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हालांकि मीजू की अपनी बर्थडे भी होती है, मगर अपने से ज्यादा उसे कैंग हो की सेलिब्रेट करने में मजा आता है। वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं बाहर जाने की और मदद के लिए भी पुकारते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता और थक हार कर वो लोग वहीं बैठ जाते हैं। मीजू कैंग हो को सुशी देती है, जो कैंग हो थोड़ी सी खाता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो पेट भरकर खाना खाएगा तो उसे नींद आ जाएगी, जिस वजह से वो पढ़ नहीं सकेगा और कल उसने लॉयर बनने का एग्जाम भी देना है, इसलिए सोना वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ यंग कैंग हो की बर्थडे पर उसके लिए पैनकेक्स बनाती है, मगर कैंग हो के रात तक वापस न आने पर वो परेशान हुई मीजू के घर जाती है, जहाँ उसे मालूम होता है कि मीजू भी घर वापस नहीं आई। वो घबराए सब मेयर के पास जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, और जब सैमसेक को भी मीजू के वहाँ फंसे होने का मालूम पड़ता है, वो भागकर स्कूल जाता है। स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, जहाँ सबको मीजू और कैंग हो एक दूसरे को गले लगाए मिलते हैं, क्योंकि मीजू के गले में नट्स अड़ गए थे, जिसे कैंग हो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर सब उनको गलत समझ लेते हैं। यंग सून कैंग हो को लेकर फौरन घर वापस चली जाती है ताकि वो जाकर पढ़ सके और टेस्ट की तैयारी करे। अगले दिन कैंग हो जब एग्जामिनेशन बोर्ड सेंटर आता है तो उधर मीजू भी उसे बेस्ट ऑफ लक कहने आती है। वो मीजू से मिलकर अपने सेंटर की तरफ जा रहा होता है कि वहाँ मीजू का एक्सीडेंट हो जाता है और कैंग हो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और अपना टेस्ट छोड़ देता है। रात को वो जब घर वापस आता है तो यंग उस पर बहुत गुस्सा होती है और डांटती है उसे, जिस पर कैंग हो यंग सून को समझाने की कोशिश करता है। मीजू की जान खतरे में थी, मगर यंग सून को बहुत गुस्सा आता है कि वो अकेला वहाँ नहीं था जिसने मीजू को बचाना था, और भी बहुत लोग थे और अगर कोई ना बचता तो उसे मरने देता। उनका क्या ताल्लुक इस सब से? ये सुनकर कैंग हो भी चीखता है, क्योंकि मीजू उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और ये कह यंग सून उसे लॉयर मासूम लोगों की मदद करने के लिए बना रही है, फिर अगर उसने मदद की तो क्या बुराई है। यंग सून यही समझाती और कैंग हो पर चिल्लाती रहती है, जो सुनकर कैंग हो कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि वो सारी जिंदगी कैंग हो पर जुल्म करती रही है। ना वो खेल सकता है, ना वो टीवी देख सकता है, ना वो सो सकता है और ना पेट भरकर खाना खा सकता है, क्योंकि वो सो जाएगा और पढ़ नहीं पाएगा। अगर अच्छे नंबर्स नहीं ला सका तो खाना नहीं खाएगा, मार पड़ेगी। ये सब कैंग हो ने नहीं मांगा था और ना ही उसे चाहिए, इसलिए वो सब छोड़कर जा रहा है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन्स कैंग हो के कोर्ट में केस लड़ते हुए शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो केस अपनी काबिलियत से आराम से जीत जाता है। उसे डिफेंडेंट की बीवी अपने पति का फोन देती है, जिसमें सारे सबूत मौजूद हैं, जिससे उसके पति पर लगाए इल्जामात हट सकते हैं। कैंग हो उसे सवाल करता है कि वो अपने लॉयर के बजाय उसे क्यों दे रही है, तो वो कहती है कि उनका लॉयर बिक गया है और वो अब उसकी मदद चाहती है। उनके जाने के बाद कैंग हो किसी को फोन करके वही जुमला दोबारा दोहराता है जो प्रोसिक्यूटर ओ ने कभी दोहराए थे कि हालात अब बिगड़ रहे हैं। इसके बाद कैंग हो चेयरमैन सॉन्ग से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे सारे केस की डिटेल्स बताता है और कहता है कि वो लोग केस जीत जाएंगे। कैंग हो चेयरमैन ओ का केस लड़ रहा है और वो बहुत अरसे से चेयरमैन ओ के अंडर काम कर रहा होता है। चेयरमैन ओ ने कैंग हो को घर और गाड़ी दोनों ही दे रखे होते हैं। कैंग हो चेयरमैन ओ को उस औरत का फोन दिखाने लगता है, मगर फिर रुक जाता है। चेयरमैन ओ कैंग हो से बेसबॉल खेलने के लिए कहते हैं। खेल के दौरान चेयरमैन ओ कैंग हो को अपना बेटा बनने का कहता है, जो सुनकर कैंग हो मान जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से एक पिता की जरूरत थी। कैंग हो वापस अपने ऑफिस जाता है, जहाँ एक बूढ़ा शख्स आकर कैंग हो पर चिल्लाता है कि वो झूठ का साथ दे रहा है। वो जानता है कि उसका बेटा मासूम है, मगर फिर भी वो उसे सजा दिलवाने के लिए तैयार है। क्या उसे रहम नहीं आता? ये सुनकर कैंग हो उस शख्स से कहता है कि उसका बेटा कमजोर है, यही उसकी सजा है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन्स हायोंग नामी लड़की पर शिफ्ट होते हैं, जो पार्लर में बैठे अपना पेडिक्योर करवा रही होती है और कैंग हो को फोन करती है, मगर वो फोन नहीं उठाता। ये देख उसे चिंता होती है कि कहीं वो किसी और लड़की के साथ तो नहीं, और टेंशन में आई पार्लर वाली को धक्का देती है, जिससे उसका खून निकल जाता है और वो उस लड़की पर बहुत चिल्लाती है। वो लड़की और कोई नहीं मीजू होती है, जो हायोंग से उसे माफी मांगने का
का कहती है, मगर हायोंग मीजू से बदतमीजी करती है। जो देख मीजू उसे किक करने की एक्टिंग करती है। जो देख हायोंग डर जाती है। मीजू की इस हरकत की वजह से वो जॉब से निकाल दी जाती है। वो अब खुद के पार्लर खोलने का प्लान करती है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है जो उससे उसके बच्चों के मुतालिक शिकायत लगाती है। मीजू के 2 जुड़वा बेटा और बेटी हैं, जो वो अपनी मॉम के पास छोड़ गई थी। ये कहकर उनके पिता ने उसे छोड़ दिया और वो अब अकेले उन्हें पाल नहीं सकती, मगर घर उनका खर्चा भिजवाती रहती है। और वो अपनी मॉम से अमेरिका में होने का झूठ बोलती है ताकि कोई भी उससे इन बच्चों के पिता के बारे में सवाल न करे। सीन्स कैंग हो पर शिफ्ट होते हैं, जिधर वो अपने लॉ स्कूल के दिनों में प्रोसिक्यूटर ओ से मिलता है, जहां वो उनकी बेटी हायोंग को देखता है। कैंग हो को अपना एक केस क्लब में ड्रग्स का मिलता है, जहां वो हायोंग और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लेता है और छानबीन करने पर पता चलता है कि वो लोग मासूम हैं और उन्हें फंसाया गया है। हायोंग कैंग हो की विनती करती है कि वो उसके पिता को कुछ न बताए। अगले दिन कैंग हो हायोंग के लिए एक शॉपिंग बैग गिफ्ट के तौर पर लेकर जाता है ताकि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने में मदद होगी। इसके बाद दोनों में एक दोस्ती का आगाज होता है जो पसंदीदगी में बदल जाता है। हायोंग कैंग हो को अपने पिता से मिलवाने घर लेकर जाती है, जहां प्रोसिक्यूटर ओ को कैंग हो का हाइसिक के बेटे होने के बारे में पता चलता है और वो उसे धमकी देता है कि वो उसकी बेटी से ब्रेकअप कर ले। कैंग हो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो प्रोसिक्यूटर ओ के ऊपर बैकग्राउंड चेकअप करता है, जिसमें प्रोसिक्यूटर ओ का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर का पता चलता है, जिससे उसकी औलाद भी है, जो प्रोसिक्यूटर ओ को खुद नहीं मालूम। कैंग हो इस सब के बारे में चेयरमैन सॉन्ग को बताता है, क्योंकि अब प्रोसिक्यूटर ओ राइवल कंपनी के साथ मिलकर चेयरमैन सॉन्ग की कंपनी को बदनाम करने पर तुला है। वो दोनों मिलकर प्रोसिक्यूटर ओ को ब्लैकमेल करने का कहते हैं, जिस वजह से प्रोसिक्यूटर ओ मान जाता है और कैंग हो को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स को खत्म करने का कहता है। कैंग हो उस सेक्रेटरी और उसकी औलाद को बेहोश करके उन्हें समंदर में फेंककर मार देता है। इस सब के बाद कैंग हो चेयरमैन ओ से अपने आप को अडॉप्ट करने का कहता है, जिससे दोनों को फायदा होगा, और इस पर चेयरमैन ओ राजी हो जाता है। कैंग हो अब हायोंग को लेकर अपने होम टाउन आता है अपनी मॉम से मिलवाने। यंग सून कैंग हो के लिए बहुत से खाने बनाती है, मगर कैंग हो कुछ नहीं चखता। वो यंग से एडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने का कहता है, जो सुनकर यंग इमोशनल हो जाती है, मगर फिर कैंग हो की खातिर साइन कर देती है। वापसी पर कैंग हो के सर में दर्द शुरू हो जाता है और हायोंग ड्राइव करने का कहती है। ड्राइव करते वक्त हायोंग का स्कार्फ नीचे रोड पर गिर जाता है और जब वो उसे लेने जाती है तो एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी में लगता है, जिससे कैंग हो बहुत जख्मी हो जाता है। कैंग हो को कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, जहाँ होश में आने पर डॉक्टर यंग को बताते हैं कि कैंग हो का दिमाग अब 7 साल के बच्चे का हो गया है और उसे अब वैसा ही ट्रीट किया जाए जैसे 7 साल के बच्चे को करते हैं। ये सुनकर यंग को बहुत दुख होता है, मगर दोबारा से एक मौका मिलने पर जहाँ वो अपनी गलतियाँ ठीक कर सके पाकर सब्र करती है और कैंग हो को अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ सब टाउन वाले मिलकर कैंग हो की खिदमत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन सॉन्ग को यकीन होता है कि ये काम प्रोसिक्यूटर ओ का है, मगर उसको अभी तक कोई सबूत नहीं मिलता और सबूत ढूंढने के लिए अपने आदमियों को प्रोसिक्यूटर ओ पर नजर रखने का कहता है। हायोंग अपने कमरे में बैठे सारा पास्ट याद करती है, जहाँ उसने खुद नशे आवर दवाइयाँ पानी में मिलाई थी जो कैंग हो ने पी, जिस वजह से उसके सर में दर्द शुरू हुआ और फिर जानबूझकर हायोंग ने स्कार्फ रोड पर फेंका ताकि वो उतरे और प्रोसिक्यूटर ओ का आदमी ट्रक गाड़ी में दे मारे। उसने ये सब प्रोसिक्यूटर ओ के कहने पर किया, जो हायोंग को कैंग हो की तस्वीरें दिखाता है, जिसमें वो प्रोसिक्यूटर ओ की सेक्रेटरी और उसके बच्चे को मारता है। ये कहकर कैंग हो का अफेयर था इस औरत के साथ और उसने देखो कैसे उन्हें मार दिया। हायोंग ने उस वक्त सब गुस्से में किया, मगर अब उसे पैनिक अटैक शुरू हो गए हैं, जब दवाइयों से भी नहीं रुक रहे। सीन्स वापस कैंग हो पर शिफ्ट होते हैं, जिसकी अब मीजू के बच्चों से बहुत दोस्ती हो जाती है और वो उनके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, मगर उसे ये बात मालूम होती है कि उसका दिमाग बच्चों वाला हो गया है, क्योंकि उसने डॉक्टर की और अपनी मॉम की सारी बातें सुन ली थी। यंग कैंग हो के शहर वाले घर में जाती है उसका सामान लेने, जहाँ उसे बाहर एक औरत प्रोटेस्ट करते मिलती है, जो यंग को कहती है उसने एक जानवर पैदा किया है जिसे किसी पर रहम नहीं आता। ये सुनकर यंग के मानो पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। वो वापस आकर कैंग हो को मारती है, जिसे कुछ समझ नहीं आता। बाद में यंग को एहसास होता है कि कैंग हो को एक जानवर बनाने में उसी का हाथ है। उसने कैंग हो को बिल्कुल उन बेरहमों जैसा बना दिया है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये सारा कसूर यंग का है। उसने ही कैंग हो की तरबियत अच्छी नहीं की और वो अपने किए पर बहुत पछताती
जाती है और अब उसे एक अच्छा शख्स बनाने की ठान लेती है। प्रोसिक्यूटर ओ चेयरमैन सॉन्ग से मिलने आता है और उसे कैंग हो के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन छोड़ने का कहते हुए बताता है कि कैंग हो हाईसिक का बेटा है जिसे उन दोनों ने मिलकर मारा था और अब वो उनसे बदला ले रहा है। ये सुनकर चेयरमैन सॉन्ग कहता है कि उसे मालूम है कैंग हो किसका बेटा है, क्योंकि वो बैकग्राउंड चेकअप के बगैर किसी को नहीं रखता। मगर कैंग हो अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि कैंग हो को अपना पिता बहुत कमजोर शख्स लगता है और मजीद ये कि कैंग हो ने हमेशा चेयरमैन सॉन्ग का साथ दिया। जब उसका पोता ड्रग्स के सिलसिले में जेल गया तो कैंग हो ने उसे आजाद करवाया, इसलिए वो कैंग हो की काबिलियत का इस्तेमाल करता रहा और जब वो बेकार हो जाएगा तो वो एक दिन उसे फेंक देगा। मीजू को अब अपने बिजनेस में घाटा होने की वजह से वापस अपने होम टाउन आना पड़ता है, जहाँ उसकी मुलाकात कैंग हो से होती है जो उसे नहीं पहचानता। मगर मीजू उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे अपना पास्ट याद आता है जहाँ कैंग हो घर छोड़ने के बाद मीजू से मिला था और वो दोनों इकट्ठे रेंट पर रहने लग गए थे। उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और बिलाखिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मगर कैंग हो की सियोल में इंटर्नशिप की वजह से उसे मीजू को छोड़कर जाना पड़ा, जिस वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया और मीजू के बच्चों का पिता और कोई नहीं कैंग हो है। इसीलिए वो अपने बच्चों को कैंग हो के साथ खेलने से मना करती है, मगर वो मीजू की नहीं सुनते। एक रात कैंग हो के घर में दो शख्स घुसते हैं जो चेयरमैन सॉन्ग के राइट हैंड हैं, जो कैंग हो के पास से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराने आए हैं। मगर वहाँ कैंग हो को अपने कमरे में आता देख वो छुप जाते हैं। मगर उतनी देर में वहाँ एक शख्स आकर कैंग हो पर हमला करता है, जिससे कैंग हो को वो दोनों आदमी बचाते हैं और उस शख्स का पीछा करते हैं जो मोटर बाइक के गिरने की वजह से जख्मी हो जाता है। उसे प्रोसिक्यूटर ओ ने कैंग हो को मारने के लिए भेजा था ताकि कैंग हो की याददाश्त वापस आने से पहले वो मर जाए और उनके लिए नुकसान का बायस ना बने, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ओ इलेक्शंस लड़ने का प्लान बना चुके थे और अपनी कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं। कैंग हो इस सब के बारे में यंग को बताता है, पर फिर भी वो कैंग हो का यकीन नहीं करती कि शायद वो मन घड़त कहानियाँ बना रहा है। यंग अब कैंग हो के लिए मजे मजे के खाने बनाकर खिलाती है। उसका हर शौक वो अब पूरा कर रही होती है ताकि कैंग हो की जब याददाश्त वापस आए तो वो एक बदला हुआ शख्स हो। यंग के टाउन अब एक नया शख्स रहने आता है जो यंग का नेबर है। उसे यंग के पिग फार्म से बहुत मसला होता है और रोजाना यंग को इसे गिराने का कहता है, जो यंग नहीं मानती। एक दिन एक पिग का पीछा करते हुए कैंग हो, पिग और वो शख्स टकरा जाते हैं, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस बात का जिम्मेदार यंग को ठहराता है और उसे धक्का देता है, जो देख कैंग हो अपनी व्हील चेयर लाकर उस शख्स की टांगों में मारता है। पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पुलिस की बातें सुनते हुए कैंग हो को अपनी लॉ की बुक्स याद आती हैं और वो उस शख्स पर ड्राइव करते हुए फोन पर बात करने और सीट बेल्ट ना पहनने का दिफा लगाता है, जो सुनकर यंग बहुत खुश हो जाती है कि अब कैंग हो की याददाश्त वापस आ रही है और वो घर वापस आ जाते हैं। यंग अब कैंग हो को स्वीट्स देती है जो वो मीजू के घर दे आए, क्योंकि यंग को अपने पुराने रवैये पर बहुत अफसोस है और वो अब मीजू से उसके लिए माफी मांगना चाहती है। वहाँ जाकर मीजू को बच्चों की वजह से मजबूरन कैंग हो को खाने के लिए रोकना पड़ता है। मीजू को कैंग हो को देखकर अपना पास्ट याद आता है, क्योंकि कैंग हो ही मीजू की पहली और आखिरी मोहब्बत है और वो कैंग हो से बहुत से गिले करना चाहती थी, मगर कैंग हो की याददाश्त जाने की वजह से उसे कोई फायदा नजर नहीं आता। कैंग हो मीजू से पूछता है कि क्या वो मीजू के साथ भी बुरा रवैया रखता था और मीजू की खामोशी देखकर वो समझ जाता है और घर वापस जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वही दोनों शख्स दोबारा से कैंग हो के घर आते हैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढने, मगर किसी को घर आता देख वो दोनों फार्म में छुप जाते हैं, जहां उन्हें यंग पकड़ लेती है, जिस पर वो दोनों झूठ बोलते हैं कि वो तो बस खाद के बारे में जानने आए हैं। यंग उन्हें भेजकर वापस काम में लग जाती है, मगर फिर अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।